हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। हमने हमारे पिछले वीडियो में सीखा PE इज यूज्ड टू चेक वेदर द शेयर प्राइस इज ओवरवैल्यूड और अंडरवैल्यूड एंड वी हैव टू कंपेयर इट विथ peers as well as historical PE. Today's topic is company fundamental book value, in which we will cover what is standalone and consolidated, what is book value and what can we derive from book value about the company. तो चलिए इस टॉपिक को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। मैंने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर टिकर.com वेबसाइट के ऊपर टाटा मोटर्स के बारे में डेटा ओपन करके रखा हुआ है और यहाँ पे आप देखोगे तो बाय डिफॉल्ट स्टैंड अलोन लिखा आएगा। अगर स्टैंड अलोन के डेटा को देखेंगे तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू है 63,000 के आसपास और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर मुझे डेटा दिखेगा कंसोलिडेटेड और आप ध्यान से देखोगे तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू बढ़ के 1.25 लाख करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो क्या डिफरेंस होता है स्टैंड अलोन में और कंसोलिडेटेड के अंदर? तो चलिए इसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरी एक दुकान है और उसको मैं भी एक कंपनी कंसीडर कर लेता है। मैं अपनी दुकान के अंदर सामान को बेच रहा हूं, अच्छा मैनेजमेंट कर रहा हूं और वहां से सेलिंग करके मैं एक प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। तो उसका जो पूरा डेटा आएगा उसे बोला जाएगा स्टैंड अलोन। मान लीजिए मैंने 2 साल तक काफी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया और अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस दुकान के, इस कंपनी के प्रॉफिट में से मैं अपने दोस्त के एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं उसको एक अमाउंट दे रहा हूं और उस अमाउंट के सामने उस बिजनेस की 10% ओनरशिप मैं उससे मांग लेता हूं। तो अभी स्टैंड अलोन डेटा क्या है कि जो मेरी दुकान, जो मेरी कंपनी का डेटा है और उस डेटा के अंदर मैंने जो अपने दोस्त को पैसा दिया है उसके सामने 10% ओनरशिप ली हुई है। तो वहां से मुझे जो भी प्रॉफिट आ रहा है 10% के हिसाब से उसको मैं प्लस कर दूंगा तो डेटा बन जाएगा कंसोलिडेटेड। मतलब कि मेरी कंपनी का एक्चुअल में कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो है कंसोलिडेटेड। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टैंड अलोन अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो अब देखिएगा स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड के अंदर कितना डिफरेंस हो सकता है। अगर तो टाटा मोटर्स के स्टैंड अलोन सेल्स अगर हम देखेंगे तो वो पिछले साल रही थी 44,000 के आसपास और अगर तो मैं यहां पे क्लिक करूंगा कंसोलिडेटेड, आप सबको आइडिया होगा टाटा मोटर्स ने कुछ समय पहले जैगुआर एंड रेंज रोवर को अक्वायर कर लिया हुआ था। तो अगर उसकी भी सेल को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो आप देखिएगा कि पिछले साल की सेल्स बनके 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 6 गुने के आसपास। तो इतना बड़ा डिफरेंस हो सकता है स्टैंड अलोन के अंदर और कंसोलिडेटेड के अंदर। तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी कंपनी को एनालिसिस करते हो तो आपको कंसोलिडेटेड डेटा के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं NBCC का। अगर तो NBCC इंडिया के स्टैंड अलोन बिजनेस की बात करेंगे तो उसकी एंटरप्राइज वैल्यू आएगी 2,500 के आसपास और अगर तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कंसोलिडेटेड तो आप जान के हैरान हो जाओगे उसकी एंटरप्राइज वैल्यू बन जाएगी नेगेटिव -1,000 करोड़ के आसपास। तो ये डिफरेंस हो सकता है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड के अंदर। चलिए हम दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट डेटा के ऊपर आगे बढ़ते हैं, बुक वैल्यू। अभी तक हमने 3 वैल्यू के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू एंड आज बात करेंगे बुक वैल्यू के बारे में। मार्केट वैल्यू क्या होता है? जो कंपनी की मार्केट में शेयर प्राइस है इसे बोला जाएगा कंपनी की मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू, जब कंपनी के अंदर इनिशियली शेयर्स अलॉट करे गए थे तब एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए रखी गई थी, वो है फेस वैल्यू, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एनालिसिस के टर्म्स के अंदर फेस वैल्यू का कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड आज बात करेंगे बुक वैल्यू के बारे में। अभी बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए एक दुकान का एग्जांपल लेके हम चलते हैं। एक दुकान अगर तो उसको बेचना पड़ा तो दुकान का अंदर का पूरा सामान, उसकी पूरी बिल्डिंग 100 रुपए के अंदर बिक जाती है और मान लीजिए उस दुकान के अंदर 2 ओनर्स है 50-50% के। दुकान के अंदर 2 शेयर है और 2 अलग अलग लोगों के पास उस दुकान का एक शेयर है। तो वो दुकान की बुक वैल्यू कितनी आएगी? 100 डिवाइड बाई 2 दैट इज 50। बुक वैल्यू पर शेयर इज 50 रुपीज।
एक शेयर के सामने उस दुकान के पास 50 रुपए के असेट। अब यहाँ पे असेट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो टेंजिबल है, जिसको टच एंड फील किया जा सकता है, या तो कैश। ये होता है बुक वैल्यू। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि एनबीसीसी कंपनी के पास, जिसकी शेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू 23 रुपए के आसपास है, एक शेयर के सामने उसके पास 8 रुपए 11 पैसे के असेट या तो कैश पड़े हुए हैं। इसका मतलब कि अगर तो एनबीसीसी कंपनी बेचनी पड़ गई या तो वो बेचना चाहते हैं, तो हर शेयर होल्डर को थियरिकली 8 रुपए 11 पैसे मिलेंगे। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जितनी हम उसकी बुक वैल्यू लगाते हैं, जब उसे एक्चुअल में बेचने जाते हैं तब उससे थोड़ा हमें कम मिलता है। और जनरली कंपनी ऐसे ही केस में बेचनी पड़ती है जब कंपनी पे लोन बहुत ज्यादा आ चुका हो। तो जनरली जो भी पैसा वहां से रेज होता है वो लोन को चुकाने के अंदर ही चला जाता है, तो शेयर होल्डर के पास ज्यादातर पैसे आते ही नहीं है। रिलायंस की अगर हम बात करें तो रिलायंस के अंदर जिसकी शेयर वैल्यू 2050 के आसपास है, एक शेयर के सामने रिलायंस के पास 750 रुपए के असेट या तो कैश पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें, HUL की, तो 2100 रुपए की शेयर वैल्यू के सामने कंपनी के पास 200 रुपए के असेट या तो कैश पड़ा हुआ है। अभी आप ये चीज समझ के देखिए कि कैसे कंपनियों की बुक वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर हम कॉमन सेंस लगाएंगे तो जिसमें ज्यादा हैवी मशीनरीज होती है, जिसमें ज्यादा इक्विपमेंट का यूज होता है, तो डेफिनेटली बुक वैल्यू आपको कब काम आएगा? मशीनरी हैवी इंडस्ट्रीज को जज करने के अंदर, सीमेंट, पावर, इंफ्रा इंडस्ट्रीज को जज करने के अंदर। क्योंकि अगर हम बात करें इन्फो एज जैसी आईटी कंपनी, इन्फो एज कौन सी कंपनी है? Naukri.com, जीवनसाथी.com, 99acre.com, उन सबकी पेरेंट कंपनी है इन्फो एज। तो इन्फो एज एक आईटी कंपनी है। अभी आप सबको पता है कि आईटी कंपनी के लिए हमें कोई मशीनरी की जरूरत नहीं होती है। एक बिल्डिंग के अंदर एक बड़ी सी ऑफिस रेंट पे भी चल सकती है, उसमें हमने 500 एम्प्लॉइज को लैपटॉप पे बिठा दिया तो हमारी आईटी कंपनी बन गई। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो इन्फो एज के एक शेयर की वैल्यू है 3500 के आसपास, और उसके सामने उसके पास 330 रुपए के आसपास के असेट या तो कैश पड़ा हुआ है। दूसरी आईटी कंपनी लेके चलते हैं, TCS। यहां भी सेम है, उसकी बुक वैल्यू एज कंपेयर टू शेयर वैल्यू बहुत ही कम है। इन्फोसिस, उसके केस में भी ऐसा ही है, 1000 से ऊपर उसकी शेयर वैल्यू है और जहां पे बुक वैल्यू 150 रुपए के आसपास है। तो डेफिनेटली जो मशीनरी हैवी इंडस्ट्री होती है, जैसे कि कोल इंडिया, अगर उसमें देखेंगे तो उसमें बाकी कंपनियों के कंपेयर में असेट ज्यादा होते हैं, तो इसमें बुक वैल्यू डेफिनेटली ज्यादा होगी। एनबीसीसी आप ले सकते हो, HUL ले सकते हो, रिलायंस ले सकते हो। तो आई होप सो कि बुक वैल्यू से हम क्या डिराइव कर सकते हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज के लिए बुक वैल्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आज हमने आज के वीडियो में सीखा। तो आज के वीडियो में हमने सीखा consolidated data is more important than standalone. Book value is useful for machinery heavy industries, not IT industry. तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।